बारानी द्वीप किसकी प्रजाति है? गेहूं, धान, कपास या मक्का? सही आंसर होगा बारानी द्वीप प्रजाति है धान की। धान ग्रेमनी कुल का पौधा है। ग्रेमनी कुल में मक्का, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, चना आदि सभी फसलें आती हैं। इनको पहचानने के लिए इन सभी की पत्तियां एक जैसी होती हैं। जैसे हम ध्यान दें अगर इन सभी की पत्तियों पर, तो गन्ना, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का की पत्तियां, जौ की पत्तियां, इन सभी की पत्तियां एक जैसी होती हैं। अर्थात ये सभी पौधे ग्रेमनी कुल के पौधे हैं। धान ग्रेमनी कुल का पौधा है। धान का वंशीय नाम ओराइजा सेटाइवा है। धान के पौधे का वानस्पतिक नाम है ओराइजा सेटाइवा। भारत में सर्वप्रथम धान के साक्ष्य, सबसे प्राचीन साक्ष्य कोल्डी हवा स्थान से मिलते हैं। कोल्डी हवा नामक स्थान से मिलते हैं जो इलाहाबाद में है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, जो प्रयागराज में इलाहाबाद में है। कोल्डी हवा सबसे प्राचीन भारत में साक्ष्य धान के यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ इलाहाबाद में एक घाटी है जिसका नाम है बोलन घाटी। बोलन घाटी, इस घाटी से भारत में सर्वप्रथम धान के साक्ष्य मिले। जबकि भारत में सर्वप्रथम हड़प्पा काल में जो धान के साक्ष्य प्राप्त हुए वो प्राप्त हुए लोथल से, लोथल जो गुजरात में है, और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से धान के साक्ष्य प्राप्त हुए। बारानी द्वीप के अतिरिक्त धान के अन्य प्रजातियां हैं, जैसे गोविंद, रत्ना, IR20, जया, पूसा। अन्य प्रजातियों में प्रमुख प्रजाति है लालमती, धान की प्रजाति। धान की प्रमुख प्रजाति है गोल्डन, जिसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। धान की अन्य एक और प्रजाति है काला नमक। धान की काला नमक प्रजाति उत्तर प्रदेश व नेपाल के तराई क्षेत्र में उगाई जाती है। एक और इसमें लगने वाले रोगों में प्रमुख रोग हैं, जैसे खैरा रोग, झोंका रोग, व झुलसा रोग। ये धान के प्रमुख रोग हैं। धान में खैरा नामक जो रोग है वो लगता है जिंक या जस्ते की कमी के कारण। भारत धान की खेती को उगाने के लिए औसत तापमान की आवश्यकता होती है 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि औसत तापमान की वर्षा की आवश्यकता होती है लगभग 70 सेंटीमीटर वर्षा। भारत का औसत वर्षांक 120 सेंटीमीटर है। भारत विश्व में चावल के उत्पादन में अग्रणीय दूसरे नंबर का देश है, जबकि चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला देश है चीन। भारत का स्थान इसमें दूसरा है। भारत के राज्यों में सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल, सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल। जबकि भारत का धान का डलिया कहा जाने वाला राज्य है छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ को भारत में धान की डलिया कहा जाता है। भारत में चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। कटक पड़ता है उड़ीसा में। चावल अनुसंधान संस्थान राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। उड़ीसा के अंदर ही एक बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, जहां भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भी है। यह बंदरगाह भारत में चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध जाना जाने वाला बंदरगाह है। विश्व में चावल अनुसंधान संस्थान मनीला के अंदर है। मनीला जो फिलीपींस की राजधानी है। चावल का देश कहा जाने वाला देश है थाईलैंड। थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है। थाईलैंड
को चावल का देश कहते हैं। इसके अतिरिक्त थाईलैंड को कहा जाता है एशिया का पेरिस, जबकि भारत का पेरिस कहा जाने वाला शहर जयपुर है। पेरिस फ्रांस का सुंदर सा नगर है जो सीन नदी के तट पर स्थित है। फ्रांस को सुंदरियों का देश कहा जाता है, फ्रांस को किसानों का देश कहा जाता है, और फ्रांस ही है जिस देश में सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर का निर्माण होता है। फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट था उस प्रमुख देश, प्रमुख देश है यूरोप महाद्वीप का। लघु यूरोप की संज्ञा फ्रांस को दी जाती है। संरक्षण परियोजना कब लागू हुई? 1973, 1981, 1992, 1996। सही आंसर होगा 1973 ईस्वी को। बाघ संरक्षण परियोजना 1973 ईस्वी को शुरू हुई। वर्ष 1973 ईस्वी में भारत में वन्य जीव संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हुई और वन्य जीव संरक्षण कानून के अंतर्गत भारत में वन के जीवों को बचाने के प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। इसमें बाघ संरक्षण परियोजना लाई गई 1973 ईस्वी को। तत्पश्चात वन संरक्षण परियोजना लाई गई 1981 ईस्वी को। बाघ 1973, वन 1981। वन संरक्षण का उद्देश्य विश्व भर में वायु को स्वच्छ बनाना था और भारत में अर्थात वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण कानून वर्ष 1981 ईस्वी में लाया गया। अर्थात वन और वायु, स्वच्छ वायु के लिए एक अधिनियम की शुरुआत की गई 1981 ईस्वी को। वर्ष 1982 ईस्वी को शुरुआत हुई, 1992 ईस्वी को शुरुआत हुई हाथी संरक्षण परियोजना की। यूपीएसआई 2017 में पिछली बार पूछा हुआ प्रश्न। हाथी संरक्षण परियोजना की शुरुआत 1992 ईस्वी से हुई और वर्ष 1996 ईस्वी से शुरुआत हुई लाल पांडा संरक्षण परियोजना। लाल पांडा संरक्षण परियोजना। लाल पांडा भारत के सिक्किम राज्य में पाया जाता है। भारत के सिक्किम में पाया जाता है। जबकि पूछे कि पांडा किस देश में पाया जाता है तो चीन में। WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो संगठन है उस संगठन का प्रतीक चिन्ह पांडा है। इसके अतिरिक्त हाथी संरक्षण दिवस मनाया जाता है और हाथी संरक्षण दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को। हाथी संरक्षण दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। हाथी पृथ्वी पर सबसे विशाल जीव है। हाथी एक ऐसा जीव है जो कूद नहीं सकता। वर्ष 1981 ईस्वी को वन संरक्षण की शुरुआत हुई और विश्व में वन दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 मार्च को। 21 मार्च को वन संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। और वायु यूएनओ ने WHO ने 19 दिसंबर 2019 को आकाश को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छ वायु दिवस मनाने की घोषणा की, जो 7 सितंबर को मनाया जाता है। 7 सितंबर को स्वच्छ वायु दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 29 जुलाई भारत का मध्य प्रदेश राज्य को भारत का टाइगर स्टेट के रूप में जाना जाता है। इसके लिए बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए। भारत का सबसे पुराना बाघ आरक्षित क्षेत्र जो उत्तराखंड राज्य में स्थापित किया गया था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पहला बाघ आरक्षित क्षेत्र बना। इसके अतिरिक्त और कुछ परियोजनाएं लाई गई संरक्षण हेतु, जैसे ध्वनि प्रदूषण एवं निवारण नियंत्रण अधिनियम लाया गया वर्ष 2000 में। ध्वनि प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम की शुरुआत कब से हुई? वर्ष 2000 ईस्वी से इसकी शुरुआत की गई। इसके अतिरिक्त और जल संरक्षण अधिनियम लाया गया 1974 ईस्वी को। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो लाया गया वो लाया गया था 1973 ईस्वी को, जिसके बारे में भी बताया। इसी के अंतर्गत वन के जीवों को बचाने की परियोजना की शुरुआत हुई और विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है 3 मार्च को। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, इसके अतिरिक्त वर्ष 2006 ईस्वी से
शुरुआत हुई गिद्ध संरक्षण परियोजना की। भारत से वर्तमान में गिद्धों का प्रवसन हो गया है, गिद्ध भारत को छोड़कर चले गए हैं एग्जामिनेशन। इसके जाने का कारण था पशुओं को दर्द निवारक डिक्लोफिनेक दिया जाना। पशुओं को दर्द निवारक डिक्लोफिनेक नामक औषधि दी जाती थी, जिससे जब पशु मर जाते थे और गिद्ध उनके शरीर को खाते तो गिद्धों के शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, जिस कारण गिद्ध भारत की भूमि को छोड़ करके चले गए। और उसको रोकने के लिए भारत की सरकार ने डिक्लोफिनेक पर प्रतिबंध लगाया और 2006 को गिद्ध संरक्षण परियोजना की शुरुआत की। किस झील का निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ है? लूनार झील, सांबर झील, वेम्बनाड झील या चिल्का झील? सही आंसर लूनार झील का निर्माण उल्कापिंड के टकराने से हुआ है। ये प्रमुख भारत के राज्यों की झीलें हैं। जो चिल्का झील है यह भारत के उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में चिल्का झील का निर्माण लैगून से हुआ है। लैगून ये सागर, इधर से ये सागर का भाग, इधर भूमि और इधर जल। लैगून सागर में पाई जाने वाली एक वनस्पति है। जब यह वनस्पति सागर में तैरते हुए यहाँ आकर के इकट्ठा हो जाती है तो एक जल का स्रोत भूमि की तरफ को अलग हो जाता है। उसी जल के स्रोत को झील की संज्ञा दी जाती है, जिसको हम लैगून झील कहा जाता है। लैगून झील भारत की सबसे बड़ी चिल्का है और भारत की क्या पूरे विश्व की सबसे बड़ी चिल्का झील है जो लैगून झील है। लैगून झील उड़ीसा राज्य में और ये समुद्र के जल से बनी हुई है, इसीलिए यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील भी है। सांबर झील भारत के राजस्थान राज्य में है। सांबर झील राजस्थान में, इसकी विशेषता कि यह भारत की सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है। भारत में इस झील से 11% नमक की प्राप्ति की जाती है। लूनार झील महाराष्ट्र में है, तो माना जाता है कि एक उल्कापिंड के टकराने से इस झील का निर्माण हुआ है महाराष्ट्र। वेम्बनाड झील भारत के केरल राज्य में है, जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी वेम्बनाड झील है। लैगून झील, वेम्बनाड झील दूसरी सबसे बड़ी, भारत की नहीं बल्कि पूरे विश्व की। वेम्बनाड झील में एक द्वीप है वेलिंगटन द्वीप, जिस द्वीप से नौकाओं की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और जीतने वाली टीम को वेलिंगटन ट्रॉफी से सम्मानित किया जाता है। और अदर झीलों में झील कोलेरू झील, कोलेरू झील, कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में स्थित कोलेरू झील की विशेषता है कि विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा झील है। डेल्टा झील दो नदियों से मिलकर बनी हुई झील है, कृष्णा और गोदावरी, कृष्णा व गोदावरी। यह झील आंध्र प्रदेश में है, कृष्णा गोदावरी के डेल्टे पर विश्व की सबसे बड़ी डेल्टाई झील है। और झील डल झील जो कश्मीर में है, डल झील सबसे गहरी झील है। वूलर झील ये ताजे पानी की झील है। वूलर झील की विशेषता है कि ये ताजे पानी की झील है। लोकटक झील यह मणिपुर में है और इस झील की विशेषता है कि इस झील में विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क केबुल लमजाओ स्थित है। विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क केबुल लमजाओ लोकटक झील में है, जो भारत के मणिपुर राज्य की झील है। घेपन झील यह भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में है। इसकी विशेषता है कि यह बर्फ से ढकी हुई झील है, घेपन झील। फुलहर झील जो पीलीभीत उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से गोमती नदी निकलती है, जो गोमती नदी मैदान से निकलने वाली नदियों में एक नदी है।
ऐसी नदी जिसका उद्गम मैदान में है उत्तर प्रदेश की गोमती नदी, लखनऊ जिसके तट पर बसा हुआ है, पीलीभीत की फुलर झील से निकलती है। एक झील उमियम झील, उमियम झील, उमियम झील है मेघालय राज्य में, उमियम झील मेघालय, मेघालय राज्य की ये झील है। ये विश्व की वे झीलें हैं, भारत की वे झीलें जो भारत में प्रमुख विशेषताएं रखती है। इसके अतिरिक्त भारत में और बहुत सारी झीलें हैं जिनका केवल एग्जामिनर राज्य पूछता है कि जैसे लूनाक सागर व पंचक सागर झीलें भारत के किस राज्य में हैं, तो आंसर राजस्थान। जयसमंद झील राजस्थान के अंदर है। सात ताल, राकस ताल, देवताल ये उत्तराखंड की झीलें हैं। इसके अतिरिक्त नागनागिन झील, वैरीनाग झील ये भारत के कश्मीर वाले क्षेत्र में झीलें हैं। के चश्मे बनाने में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? फ्लंट कांच, क्रुक्स कांच, क्राउन कांच या पायरेक्स कांच? सही आंसर होगा क्रुक्स कांच। धूप के चश्मे बनाने में क्रुक्स कांच का प्रयोग किया जाता है, क्रुक्स कांच, जबकि फ्लंट कांच का प्रयोग कैमरा व दूरबीन के लेंस बनाने में किया जाता है। कैमरा व दूरबीन के लेंस बनाने में इस कांच का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्रुक्स कांच का प्रयोग धूप के चश्मे बनाने में किया जाता है और क्राउन कांच का प्रयोग किया जाता है अन्य चश्मे बनाने में, अन्य चश्मे बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है परखनली बनाने में और इसी कांच का प्रयोग किया जाता है प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए। कांच एक अतिशीत द्रव है। कांच एक अतिशीत द्रव है। एक अतिशीत द्रव है। और पूछे कि कांच किसका मिश्रण है, तो कांच मिश्रण है सोडियम या मैग्नीज, कैल्शियम, सोडियम या कैल्शियम सिलिकेट व सिलिका का। सोडियम या कैल्शियम सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट या कैल्शियम सिलिकेट यानी सोडियम या कैल्शियम सिलिकेट व सिलिका का मिश्रण है। कांच को बनाने के लिए कांच को अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। कांच का कोई भी निश्चित गलनांक नहीं है। कांच को गर्म करने के पश्चात धीरे धीरे ठंडा करने की क्रिया को अनिलीकरण कहा जाता है। कांच को गर्म करने के पश्चात धीरे धीरे कांच बनाते समय उसको धीरे धीरे ठंडा करने की विधि को अनिलीकरण कहा जाता है। कांच पर लिखने के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला अम्ल है। पूछे किस अम्ल का प्रयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है, तो आंसर लगाएंगे हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग। इस पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, यहाँ लिखते हैं हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। और सवाल में पूछे कि कांच पर को नीला रंग देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड का। कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है कांच को नीला रंग देने के लिए। कांच को हरा रंग देने के लिए फेरस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है हरा रंग देने के लिए, कांच को हरा रंग देने के लिए। और कांच को लाल रंग देने के लिए क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है कांच को लाल रंग प्रदान करने के लिए। टेस्ट
किस रोग के लिए किया जाता है? टाइफाइड, एड्स, कैंसर या रंग दृष्टिहीनता? सही आंसर होगा रंग दृष्टिहीनता के लिए किया जाता है इशिहारा टेस्ट, जबकि टाइफाइड के लिए की जाती है बिडाल जांच, बिडाल परीक्षण। टाइफाइड आंत को प्रभावित करने वाला रोग है जो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। क्लोरामाइसिटिन औषधि इसके प्रयोग में लाई जाती है, यह आंत को प्रभावित करता है। क्लोरामाइसिटिन औषधि इसके उपयोगी महत्वपूर्ण औषधि मानी जाती है। एड्स की जांच को कहा जाता है एलिजा। एड्स की जांच के लिए एलिजा परीक्षण किया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। एड्स रोगों का एक रोग है जो मानव शरीर के रोग प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। कैंसर की जांच को कहा जाता है बायोप्सी। बायोप्सी अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहा जाता है कैंसर के, और इलाज को कीमोथेरेपी के रूप में जाना जाता है। कैंसर कोशिकाओं में असामान्य वृद्धि है और इशिहारा टेस्ट रंग दृष्टिहीनता के लिए किया जाता है। कलर विजन के लिए किया जाने वाला टेस्ट, रंग दृष्टिहीनता के लिए किया जाने वाला टेस्ट कलर विजन रोग। और नेत्र से संबंधित रोगों में दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं दूरदृष्टि दोष को दूर करने में। निकट दृष्टि दोष को दूर करने में यानी मायोपिया को दूर करने में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अवतल लेंस मीन्स अंग्रेजी में कॉनकेव लेंस। और दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया को दूर करने के लिए प्रयोग किया जाता है कॉन्वेक्स लेंस। एक होता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में ना तो पास की वस्तु दिखाई देती है, जरा दृष्टि दोष में इस को दूर करने के लिए किया जाता है बायोफोकस लेंस। इसमें बायोफोकस लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक होता है अबिंदुकता लेंस। अबिंदुकता लेंस में वस्तु या तो क्षैतिज क्रम में या ऊर्ध्वाधर क्रम में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती, इसके लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। कलर विजन नेत्र से संबंधित एक रोग है, कलर विजन, जो एक आनुवंशिक रोग है। इस रोग का पता सबसे पहले हॉर्नर के द्वारा लगाया गया था। कलर विजन रोग में कोई व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। लाल, नीला और हरा, इन रंगों को प्राथमिक रंग कहा जाता है। ये रंग ऐसे रंग हैं जो रंग प्रकृति में पाए जाते हैं और इन रंगों को अन्य रंगों की सहायता से नहीं बनाया जा सकता। टीपू सुल्तान, अंग्रेजों द्वारा टीपू सुल्तान की हार के बाद किस राजवंश का शासन स्थापित हुआ? संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश या वोडेयार वंश? सही आंसर होगा वोडेयार वंश। टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य का शासक था और मैसूर साम्राज्य का संस्थापक था हैदर अली। मैसूर साम्राज्य का संस्थापक था हैदर अली। हैदर अली हैदर अली दक्षिण भारत में एक प्रभावी शासक के रूप में उभर करके आया, जिसने मैसूर साम्राज्य की स्थापना की। लेकिन उसी समय भारत में यूरोपीय शक्तियों से इसका सामना होता है। यूरोपीय शक्तियों में अंग्रेजों से इसका सामना करना पड़ता है।